हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अडर 24/7। सो आप सभी लोगों का वंस अगेन अडर 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी गवर्नमेंट को जो है 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो ट्रांसफ़र किया है ना। ट्रांसफ़र करेगी फिलहाल, आरबीआई ने इसका अनाउंसमेंट फिलहाल कर दिया है। एंड ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र करने जा रहा है सरकार को। तो हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक है, हाउ बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरेट्स इनकम। तो आरबीआई के पास पैसे कैसे आते हैं उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ वो पैसा सरकार को क्यों दे रहा है, क्या कोई ऐसा नियम कानून है, क्या कोई ऐसा बाउंडेशन है या ऐसा किसी कानून में या किसी एक्ट में मेंशन है कि भाई सरकार को आरबीआई जो है वो पैसा देगी, सरकार को ट्रांसफ़र करेगी सरप्लस फंड्स, है ना। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अच्छे से सेशन को ध्यान से देखिएगा और आपको जो सारे जो इससे जुड़े हुए सवाल हैं आपके दिमाग में, उन सब के जवाब जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इसी पर्टिकुलर चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो अभी जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी आरबीआई को अगर आप देखें तो अभी जो है डिविडेंड जो है पे आउट के लिए अनाउंसमेंट किया है। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट दैट द आरबीआई इज बेसिकली ट्रांसफरिंग, दैट इज़ मेजर न्यूज़, है ना, जो एक बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑलमोस्ट 2,10,874 करोड़ रुपीज़। इस फिगर को आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, बिकॉज डेफिनेटली ये आपको एग्जामिनेशंस में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। सो 2,10,874 करोड़ रुपीज़, दैट इज़ 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ या 2.11 ट्रिलियन रुपीज़ अगर हम कहें, तो ये आरबीआई जो है ये ट्रांसफ़र कर रहा है सरकार को। इससे पहले अगर ओवर द टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखें 2016 से अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो बड़ा अमाउंट, इससे पहले जो हाईएस्ट अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था वो 1,75,987 करोड़ रुपीज़ था। तो इससे पहले ट्रांसफ़र हुआ था और उससे पहले आप देख सकते हैं कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्यों आखिरकार ट्रांजैक्शन ये हमें देखने को मिलता है और क्यों जो है आरबीआई पैसा ट्रांसफ़र करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, सो व्हाट आर द रूल्स अंडर विच दैट आरबीआई ट्रांसफर द सरप्लस फंड्स टू द गवर्नमेंट, अगर इसकी बात करें तो सेक्शन 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये आरबीआई का एक सेक्शन है, सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये सेक्शन ये मेंशन करता है, ये आरबीआई को कहता है कि अगर आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई को अपने सारे जो है जो अपना बिजनेस करता है, जो आरबीआई के पास जो पैसे आते हैं उनमें से अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे वगैरह निकालने के बाद जो एक सरप्लस अमाउंट है, जो एक एक्स्ट्रा पैसा है, उसमें से जो है सरकार को हिस्सा जो है वो देना पड़ता है और ये पैसा जो है यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है आरबीआई को। तो आरबीआई जो है ट्रांसफ़र करता है सरप्लस टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग विद द सेक्शन 47, दैट इज एलोकेशन ऑफ सरप्लस फंड्स, है ना। सरप्लस फंड्स का मतलब समझेंगे आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकालने के बाद, है ना, जो आरबीआई के पास सारे खर्चे सब कुछ निकालने के बाद उसमें जो प्रॉफिट आया आरबीआई को, उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम डिविडेंड के फॉर्म में कहेंगे, वो पैसा ट्रांसफ़र करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बात करें, इसके लिए एक टेक्निकल जो कमेटी बनी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड, दैट इज हेडेड बाय वाई.एच. मालेगम कमेटी। वाई.एच. मालेगम कमेटी जो है ये अपॉइंट हुई थी और इस कमेटी ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया था, रिकमेंडेशन दिया था, रिकमेंडेशन ऑफ हायर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व, आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को अपने पास प्रॉपर सफिशिएंट रिजर्व मेंटेन करना है और सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में इन्होंने कहा था, है ना। और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को माना गया था और यहाँ से जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साल भर में जो उसके पास पैसे आते हैं, अब वो पैसा कहाँ से आता है अभी इस पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आखिरकार वो जो पैसा है जो आरबीआई के पास सरप्लस के फॉर्म में आता है, वो पैसा सरकार को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सेक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आफ्टर मेकिंग प्रोविजन रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस टू द गवर्नमेंट, है ना। तो उनकी जो अर्निंग्स वगैरह हैं, जो आरबीआई का जो अर्निंग्स वगैरह हुई, उसमें अपने एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीज़ें साइड करने के बाद पैसा आता है, उसका एक हिस्सा जो है आरबीआई को ट्रांसफर करता है। वही सारे पॉइंट्स हिंदी में भी मेंशन है, बाइलिंगुअल है सारा कंटेंट, तो आप हिंदी में भी आराम से देख के इसको कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, हाउ डज आरबीआई डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ फंड, है ना। अब आरबीआई कैसे जो है डिटरमाइन करेगा कि कितना पैसा जो है ट्रांसफर करना है। अब 2019 से पहले जो है ये प्रोसेस अलग चल रहा था, लेकिन 2019 में एक कमेटी अपॉइंट हुई, जो आरबीआई के एक्स गवर्नर थे मिस्टर बिमल जलान साहब। एक बिमल जलान कमेटी का अपॉइंटमेंट होता है। ये बिमल जलान कमेटी जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो एक तो अपना फाइनेंशियल ईयर सिंक करने के लिए कहती है सरकार के साथ, और इनके रिकमेंडेशन के बाद जो है आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो गवर्नमेंट के साथ सिंक कर दिया गया है। पहले आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था फ्रेंड्स, वो 1 जुलाई से 30 जून तक हुआ करता था।
लेकिन अभी अगर हम फिलहाल बात करें 2019 के बाद से जो फाइनेंशियल ईयर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसका मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च हमें फाइनेंशियल ईयर अब जो है देखने को मिलता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर हमें जो है अपडेटेड देखने को मिला बिमल जलान कमेटी की रिकमेंडेशन पर। बिमल जलान कमेटी ने कहा था सरप्लस की जो कैलकुलेशन होगी वो बेस्ड ऑन होगी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के हिसाब से। ईसीएफ आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के हिसाब से होगी, जिसमें आरबीआई के पास जो पैसा आएगा उसमें से एक उसको बफर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको हम कंटीजेंट रिस्क बफर कहते हैं, सीआरबी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो आरबीआई की जो अपनी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट का जो है कंटीजेंट रिस्क बफर मेंटेन करना पड़ेगा। और ये फंड बेसिकली एक तरीके के इमरजेंसी फंड के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेनी डेज के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, क्राइसिस के सिचुएशन में इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। जैसे हम लोग की अगर बात करें तब और आप भी अपने जो है रेनी डेज के लिए, अपने ख़राब दिनों के लिए या अपने बुरे समय के लिए थोड़ा बहुत पैसा इमरजेंसी टाइम के लिए सेव करके चलते हैं कि यार अगर घर में कोई इमरजेंसी हो गई तो उस पैसे को हम यूज़ करें। तो वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये कंटीजेंट रिस्क बफर मेंटेन करना, ये कितना मेंटेन करना, इसकी रेंज जरूर ध्यान रखिएगा। इट मस्ट बी मेंटेन बिटवीन द 5.5% टू 6.5% रेंज। सो 5.5 एंड 6.5% की रेंज में जो उसकी बैलेंस शीट है उस पर जो है इतना जो है उसको मेंटेन करना है, ठीक। और जो रिस्क प्रोविजन है इज मेड प्राइमरली फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, जो उसके पास रिटेन अर्निंग है उससे, और साथ ही साथ जो उसके बाद जो है सरप्लस जो ट्रांसफर है, सरप्लस जो फंड इनकम है, इनके पास जो सरप्लस इनकम है उसमें से जो है पैसा ये सरकार को हिस्से के तौर पर ट्रांसफर करेंगे। और जब आप प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो ट्रांसफर करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो आपको कमेटी का नाम ध्यान रखना है। कमेटी का नाम क्या है? एक तो हमने मालेगांव कमेटी देखी थी 2013 में, उसके बाद 2019 में जो है बिमल जलान कमेटी। सो बिमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्या क्या किया गया? एक तो बिमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन पर यहाँ पर कंटीजेंट रिस्क बफर की बात की गई, सीआरबी मेंटेन करना है। कितनी रेंज है? 5.5 से 6.5% के बीच में। याद रखिएगा ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केवल डायरेक्ट यही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि आरबीआई को कितना जो है कितना डिविडेंड ट्रांसफर करा सरकार को, 2.11 लाख करोड़ रुपीस आप टिक करके चलेंगे और बस इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा। नहीं, वो कुछ ना कुछ अंदर घुस के पूछेंगे, डिटेल्स में पूछेंगे। और याद रखिएगा आज की डेट में जिस तरीके से बैंकिंग की सेक्टर के एग्जामिनेशंस में और डिटेल में इन डेप्थ चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो डिटेल में आपको चीज़ें कवरेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर जो कि रिकमेंड किया गया बिमल जलान कमेटी में, इन्होंने कंटीजेंट रिस्क बफर के बारे में बताया, ठीक है। वही पॉइंट यहाँ हिंदी में भी मेंशन है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने और कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुड ट्रांसफर द सरप्लस फंड टू द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर मेंटेनिंग द सीआरबी विद सजेस्टेड रेंज। तो इन्होंने कहा है कि केवल और केवल जब आप अपना जो है रिजर्व है ना, जो कंटीजेंट रिस्क बफर है, सीआरबी मेंटेन कर लेंगे, जो रेंज के बताई गई है 5.5 से 6.5% के बीच में, ये मेंटेन कर लेंगे, तभी आपको सरप्लस जो है पैसा ट्रांसफर करना है। अगर मान लेते हैं कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आरबीआई के पास सरप्लस फंड ना हो और वो केवल कंटीजेंट अपना बफर ही मेंटेन कर पा रहा, तो प्रायोरिटी पे हमें किसी को रखना है कि पहले सरकार को पैसा ट्रांसफर करेगा आरबीआई या पहले रिस्क के लिए पैसा जो है अपना साइड करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा फ्रेंड्स, रिस्क के लिए पैसा अपना साइड करेगा। जो कंटीजेंट रिस्क बफर है वो सबसे पहले उसको मेंटेन करना है, उसके बाद ही आप पैसा ट्रांसफर करेंगे। एंड दिस वुड इंश्योर दैट कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल रिजिलियंस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। फाइनेंशियल रिजिलेंट का मतलब क्या होगा? जो आरबीआई की वित्तीय जो मजबूती है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम रिस्क बफर मेंटेन ना करें और इमरजेंसी में समय हमें दिक्कत हो, तो आरबीआई रिजिलिएंट रहे, बिल्कुल मजबूत तरीके से बना रहे, इकोनॉमिकल क्राइसिस के समय भी हम लड़ सके अच्छे से। तो इसलिए हमारे पास जो बफर है 5.5 से जो है 6.5% के बीच में ये हमें मेंटेन करना है, ठीक है। इस पैनल ने ये भी सजेस्ट किया जो आरबीआई का जो है ये इकोनॉमिक जो है फ्रेमवर्क है, दैट शुड बी रिव्यूड एवरी 5 ईयर। तो यहाँ पर जो अभी हमने फ्रेमवर्क की बात की, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है ये कितने दिनों पर रिव्यू किया जाएगा? तो इसको हर 5 साल पर रिव्यू किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। तो अभी यही इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ने ही कहा कि कंटीजेंट रिस्क बफर है जो सीआरबी है वो 5.5 से 6.5% पर मेंटेन करना है। लेकिन ये कितने साल पर हम इसको रिव्यू करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि यार इतना मेंटेन करना सही है या फिर सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा हमें मेंटेन करने की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 साल पर इसको हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। सो विल मेंटेन दिस वन ऑन द 5 ईयर, ठीक है। तो 5 साल पर इसको हमें रिव्यू करने की हमें जरूरत जो है देखने को पड़ेगी, सरकार इसको 5 साल पर रिव्यू करेगा। चलिए अब द मोस्ट अवेटेड थिंग जिसके बारे में हम लोग फिलहाल चर्चा करने वाले हैं, एंड वी वर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट,
कि भाई आरबीआई के पास पैसा कहाँ से आता है, वेयर फ्रॉम वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्न द इनकम, पैसा कहाँ से कमाता है भाई आरबीआई, क्या करता है आरबीआई, तो ऐसा कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रहा हो, है ना। आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है देश का, हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करता है, बट फिर भी वो कमाई करता है, नहीं तो भाई खर्चा कहाँ से निकालेगा अपना। तो इसके लिए अगर हम देखें, एक तो ये कमाई करता है इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब सरकार को ये जो पैसे उधार में देता है उस पर इसको ब्याज मिलता है, और उस ब्याज से जो पैसा है ये इंटरेस्ट के तौर पर कमाता है। तो एक तो इसकी इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ सरकार के लिए फंड रेज करके सरकार को दिया, तो उसमें जो इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो पैसा जो है सरकार आरबीआई की जेब में ऐसा इनकम की तरह, प्रॉफिट की तरह आता है। तो एक तो इंटरेस्ट इनकम होती है किसके पास, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपको पता है फ्रेंड्स ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया, फिर से मैं बता देता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाजार में खरीदता बेचता है। देखिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करता है, तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, मार्केट, ये मार्केट है आपका, मार्केट में जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और आरबीआई के पास क्या आता है, पैसा आता है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि सर बाजार में लिक्विडिटी ऑफ मनी जो है वो क्या हो गई सर, रिड्यूस हो गई, बाजार में पैसा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से खरीदता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करता है, बाई करता है, तो पेपर आता है आरबीआई के पास और मार्केट में जाएगा पैसा, है ना, मार्केट के पास, कंपनीज के पास मार्केट में पैसा जाएगा, और इससे लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होती है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है, पैसा मार्केट में बढ़ता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाई करता है या फिर सेल करता है, किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू यहाँ पर पैसा जनरेट किया था। तो यहाँ से एक तो पैसा कमाया जाता है। तो पहली बात आपको पता चल गई कि इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा आता है। दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन से पैसा आता है। तीसरा पैसा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन से। अब ये फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आरबीआई जो है, आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी होती है, उसमें डॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर्स को सेल करके, जिसको हम डॉलर इनकम भी कहते हैं, यहां से आरबीआई के पास डॉलर इनकम के थ्रू भी पैसा होता है, जिसको हम डॉलर इनकम आरबीआई की कह सकते हैं। जिसमें डॉलर इनकम कहां होती है, डॉलर को सेल करके, है ना, डॉलर को बेच करके आरबीआई भी पैसे कमाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 बराबर लेट्स सपोज 50 रुपए चल रहा था, है ना, तो इस समय आरबीआई ने लेट्स सपोज खरीद लिया, है ना, क्या कैसे खरीद लिया, आरबीआई 100 रुपए खर्च किया, $2 खरीद लिया, ठीक है। मान लेते हैं आरबीआई ने 100 रुपए खर्च करके कितना डॉलर खरीद लिया, $2 आरबीआई ने खरीद लिए, ठीक। लेकिन वही जब $1 बराबर लेट्स सपोज 80 रुपए हो गया, तो अब आरबीआई क्या करेगा, वही जो $2 थे उसके पास, आरबीआई उसको मार्केट में, करेंसी मार्केट में बेच दे, फॉरेक्स मार्केट में बेच दे। तो $2 बेचेंगे, तो अब मान लेते हैं डॉलर की कीमत चूंकि 80 रुपए चल रही है, तो आरबीआई के पास कितने आ जाएंगे, 160 रुपए आएंगे, है ना। लगाया कितना था आरबीआई ने, 100 रुपए, मिले कितने उसको, 60 रुपए, तो 60 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम कुल डॉलर सेल इनकम कहते हैं कि भाई आरबीआई डॉलर सेल से भी पैसा कमाता है, डॉलर बेचकर भी पैसा कमाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आरबीआई जो है बाहर के देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर हम इस बार की बात करें तो यूएस ट्रेजरी बिल, है ना, यूएस के ट्रेजरी बिल में काफ़ी पैसा डाला, और यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट से इनकम होती है ना। तो यूएस फॉरेन बॉन्ड से भी हमारे पास कमाई होती है, तो इससे भी आरबीआई बढ़िया पैसे कमाता है। इस साल की अगर बात करें, इस साल आरबीआई का जो इनकम आया है, उस इनकम प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो मेजर सोर्सेज जो अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं न्यूज़ में, उसके प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो आरबीआई की इस बार डॉलर इनकम और जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से जनरेट हुई है, और इसी वजह से आरबीआई को वो एक कंफर्ट जोन मिला है कि आरबीआई जो है 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ जैसा भारी अमाउंट जो है वो सरकार को ट्रांसफर कर सके। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बाई और सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, आरबीआई जो बैंकों को पैसे उधार में देता है ना, वहां से भी इंटरेस्ट इनकम आती है, आरबीआई वहां से भी पैसे कमाता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो एलएएफ में क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, है ना, यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं, है ना, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट आप कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से भी आरबीआई जो है इनकम जनरेट करता है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आरबीआई पैसा कमाता है।
तो इसके बारे में जैसे ही आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी, मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था, आरबीआई की जैसी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी, इसमें किससे कहाँ कितना पैसा आया है वो मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब कमाई की तो बात हो गई भाई, सर खर्चा कहाँ होता है, सर खर्चा भी बता दिया जाए। एक तो आरबीआई अपने आप को जो चलाता है, आरबीआई का जो फंक्शन होता है, इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, पेंशन उन्शन बांटना है, कुछ खर्चा देना है ना। ऐसे आरबीआई को रन करने के लिए, आरबीआई को चलाने के लिए, है ना, उसमें हमारे पास ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आरबीआई के खर्च होते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन डिपेंड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स। अगर आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा हो रखा है या आरबीआई ने कुछ पैसा अगर उधार में ले रखा है किसी काम से, तो ऐसे में वहाँ पर जो डिपॉजिट्स पर जो है हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ ही साथ जो बोरिंग होती, जो हम उधार में पैसा लिए, उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा करेंसी इशू एक्सपेंसेस, आरबीआई नोट वगैरह छापता है, सिक्के वगैरह जो है मार्केट में सर्कुलेट कराता है, तो करेंसी को मैनेज करने के लिए भी आरबीआई को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है, तो वो हैं खर्चे। इसके अलावा प्रोविजनिंग ऑफ कंटीजेंसीज रिजर्व, है ना। इसके अलावा जो आरबीआई को अपने पास इमरजेंसी के तौर पर कुछ पैसा रिजर्व में रखना रहता है, उसके लिए जो पैसा वो साइड में रखता है, वो भी एक तरीके का आरबीआई का क्या है, रिजर्व है। इसका मतलब अभी मैं बात करूं, जैसे हमने बात कहा कि सीआरबी दैट इज कंटीजेंट रिस्क बफर आरबीआई को 5.5 से 6.5% के बीच में मेंटेन करना है, तो वो जो प्रोविजन है वो एक तरीके से आरबीआई के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर के तौर पर है, वो भी आरबीआई के लिए क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पर हमने बात की कि सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ है, कहाँ से आरबीआई ने पैसा कमाया। यहाँ पर हमने बात की कि एक्सपेंडिचर्स क्या है, कि कहाँ से पैसा आरबीआई खर्च कर रहा है, ठीक है। कहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पार्ट आप सभी को क्लियर है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जो सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मतलब सीधी सी बात है, जो आपकी कमाई हुई है उसमें से खर्चा आप निकाल दीजिए। तो अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो आप सरप्लस में हैं, डेफिसिट में हैं तो दिक्कत है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो आप सरप्लस में हैं। तो सरप्लस हम कैसे निकालते हैं, आरबीआई की जो नेट इनकम हुई है उसमें से टोटल जो नेट इनकम का मतलब क्या हो गया, जो टोटल इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दें तो हमारी नेट इनकम होती है। तो आरबीआई की नेट इनकम अगर ज़्यादा है तो वो हम कहते हैं सरप्लस पैसा आया है। रिजर्व फंड्स एंड कंटिजेंसी प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इमरजेंसीज, आरबीआई को इस बात को ध्यान रखना है कि आपको आरबीआई को पैसा जो है रिजर्व फंड्स या फिर कंटिजेंट के जो प्रोविजन है वो हमें मेंटेन करके चलना ही चलना है, इसमें आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते, ठीक है। तो ये पैसा आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, इसमें आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। तो अभी अपडेट में हमने क्या देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 608th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग कंडक्ट हुई। इस मीटिंग में आरबीआई ने फैसला लिया कि सरकार को जो है आरबीआई 2.11 लाख करोड़ रुपीस, है ना, ये जो लेटेस्ट वाला अपडेट हम बात कर रहे हैं, 2.11 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर करने के लिए कहा, मतलब आरबीआई दे रहा है। और ये कितना पिछले साल से कितना परसेंट का जंप है, सो 141% का जंप है। तो आप अमाउंट भी याद रखिएगा, साथ ही साथ परसेंटेज भी याद रखिएगा, कितना परसेंट का हाइक आपको देखने को मिल रहा है ना। साथ ही साथ कंटीजेंट रिस्क बफर की अगर बात करें, हैज़ बीन हाइक्ड टू 6.5% फ्रॉम 6%, है ना। तो 6% की अगर बात करें तो इससे पहले हमने 6% जो है मेंटेन कर रखा था कंटीजेंट रिस्क बफर, लेकिन इस बार हम कितना मेंटेन कर रहे हैं, 6.5% मेंटेन कर रहे हैं। और हमें पता है 5.5 से 6.5% ही मेंटेन करना है, 5.5 से 6.5 की रेंज में मेंटेन करना है। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 6% रिस्क बफर मेंटेन कर रखा था, इस बार हम कितना मेंटेन कर रहे हैं, 6.5% कैपिटल जो है कंटीजेंट रिस्क बफर। सो दिस अ बिग चंक ऑफ अमाउंट दैट आरबीआई हैज बेसिकली ट्रांसफरिंग, दैट आरबीआई इज बेसिकली ट्रांसफरिंग टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट को फिस्कल सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। ये जो डोमेस्टिक इनकम जो सिनेरियो है, ये सब तो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, और जो बिमल जलान कमेटी है उसके कहने पर फाइनेंशियल ईयर भी आरबीआई का अपडेट किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 2019 में जो कमेटी सेटअप हुई थी उसने यहाँ पर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में बात की, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, वो सब भी यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए बारे में बताया, और कंटीजेंट रिस्क बफर मेंटेन करना है। आपको मैंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक कैपिटल ईसीएफ जो है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये आपको हर 5 साल पर जो है रिव्यू होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा मैं डेली आप लोगों के साथ जो है रात को 8 बजे बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ। इस पर मैं एमसीक्यू जो है संडे को कंडक्ट करता हूँ, तो ये एमसीक्यू का भी सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने टॉप 51 एमसीक्यू जो हम पूरे वीक में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और ये जो सेशन है डेली फाइनेंस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स का, हम लोग रात में कंडक्ट करते हैं, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पर क्या क्या चीज़ें चल रही, विद द रेफरेंस ऑफ दीज न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर को हम डायरेक्टली कवर अप करते हैं। तो अगर आप नहीं कवर अप करते अभी भी, इस सेशन को कवर करना स्टार्ट करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है फील होगा, और आप काफ़ी जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग दैट डिफरेंस, है ना। तो इसको जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए सेशन में इतना ही करते हैं, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। रात को मिलते हैं 8 बजे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, और आज भी काफ़ी कुछ हलचलें हुई हैं फाइनेंस की दुनिया में, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।